नमस्कार, आपका स्वागत है क्लियर द कंसेप्ट सीरीज के दूसरे लेक्चर में। हम पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी। ये क्लास 2 में पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। हमारा जो संविधान है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसमें किन किन महान व्यक्तियों ने भूमिका निभाई, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह टॉपिक यूपीएससी, पीसीएससी और अलग स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में महत्वपूर्ण होगा, तो आप इसको कुछ ध्यान से ज़्यादा ही पढ़िएगा। इस टॉपिक में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आपको कुछ लिखाऊंगा भी, कुछ आपको क्लास नोट्स में लिख के दे दूंगा, और बाकी आप जो मैं बोर्ड पे लिखाऊं उसको उतारते रहना। तो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार, आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल PKPSTRG एकेडमी पर। तो हम शुरू करते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। पहले हम बात करेंगे कि संविधान का जो मांग है कहाँ से उठी, संविधान के निर्माण की मांग कहाँ से उठी। हम बात करते हैं, लिख देता हूँ मैं, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग। देखो सुनो थोड़ा सा, संविधान कोई एक ऐसी तो चीज़ नहीं है जो आसमानी रूप से ऊपर से प्रकट हो गई। संविधान को बनाने के लिए कुछ प्रक्रिया का पालन किया गया। संविधान कैसे होगा, इसका प्रारूप कैसा होगा, इसमें सभी ने अपना योगदान दिया। अब जैसे कि बात आ रही है संविधान सभा के बनाने की मांग, तो इसकी मांग हमारी पहले ही बहुत पहले हो चुकी थी, जिसमें मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ। जैसे कि हमारी जो सबसे पहले जो मांग हुई थी 1895 में, स्वराज एक बिल था। 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अब क्वेश्चन बनता है कि स्वराज विधेयक 1895 में किसने मतलब कौन लाया। इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, ठीक है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन दे दिया है, ये कौन लाया। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी इसके बारे में कुछ चर्चा की। मैं लिख देता हूँ, सन 1922 में महात्मा गांधी ने भी संविधान के बारे में बात की। महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो भारतीयों का संविधान होगा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। जो उनका कथन है मैं लिख देता हूँ, इनके अनुसार कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये स्टेटमेंट दिया था महात्मा गांधी जी ने 1922 में। तो इससे भी अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं हम भारतीयों के प्रति संविधान के लिए कुछ मांग थी, संविधान के प्रति हम भारतीयों के अंदर कुछ मांग थी। इसके बाद पंडित मोतीलाल नेहरू आते हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू इन्होंने भी संविधान सभा के गठन की मांग की। अंग्रेजों के सामने इन्होंने भी संविधान सभा के गठन की मांग की। अब बात आती है आखिर इनकी मांग को हम औपचारिक मांग क्यों नहीं ले रहे।
मांग तो इन्होंने भी की थी, औपचारिक मांग आखिर इनकी क्यों नहीं ले गई। अब इसका एक अच्छा जो आंसर है, इसका अच्छा आंसर ये है क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो उस टाइम अपने एक वर्चस्व कायम कर चुकी थी। अंग्रेज़ों को यदि कुछ भी बात रखनी हो तो कांग्रेस के द्वारा ही रखी जाती थी अंग्रेज़ों के सामने। अब चूँकि ये अपने अपने अलग अलग तरीके से बात बताए थे कांग्रेस से अलग हटकर, तो इनकी बात अंग्रेज़ों ने अपने लिए खासकर अंग्रेज़ों ने गौर नहीं दिया। इसीलिए औपचारिक रूप से जब मांग की बात आती है कि संविधान सभा की मांग की, तो एम.एन. रॉय हुए। एम.एन. रॉय जो एक वामपंथी नेता थे, इन्होंने सन 1934 में, तो हम लिखेंगे औपचारिक जो मांग की थी, औपचारिक मांग वो किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ये सन 1934 में इन्होंने मांग की कि हमारा एक संविधान होना चाहिए और हम इसके लिए संविधान सभा की गठन की मांग करते हैं ब्रिटिश से। इसका साथ 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको औपचारिक घोषणा कर दी। ये लिख देता हूँ मैं, जो इसकी औपचारिक घोषणा की, इसकी औपचारिक घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में की। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसकी स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने और कब की? किसने और कब? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन कमेंट में लिखकर भेजिएगा। चलिए अब आ गई बात। कांग्रेस ने 1935 में इसकी स्थापना की, संविधान सभा के गठन की मांग की, इसकी औपचारिक घोषणा कर दी। घोषणा बीच बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कर रहे थे इसी के बारे में। तो जो एम.एन. रॉय की जो घोषणा थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1939 तक आकर अंग्रेज़ों के सामने रख दी। पंडित नेहरू ने कहा कि जो हम अपने संविधान सभा के जो गठन करेंगे, इसके जो सदस्य होंगे वो वयस्क मताधिकार पर चुने जाएंगे, यानी कि हम वयस्क मत के अधिकार पर ही सबका चुनाव करेंगे। ये 1939 की बात है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। उनके इस जो बात कही थी, इसको इन्होंने 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में बताया, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त 1940 में संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को अंग्रेजों के सामने रखा, ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। ये बात थी पंडित नेहरू की। अगस्त प्रस्ताव भी आ गया, संविधान सभा की मांग की बात आ गई। अंग्रेज उस टाइम कुछ द्वितीय विश्व युद्ध की आशंकाएं चल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों ने इसको देखते हुए क्रिप्स प्रस्ताव भारत भेजा। सन 1942 में मैं लिख देता हूं संविधान सभा की मांग में, सन 1942 में लगभग की 23 मार्च के आसपास क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। क्रिप्स प्रस्ताव भारत कैसे आया, इसकी मैं चर्चा बता दूं कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल,
जब जापान के साथ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिका हुआ, चीन हुआ और ऑस्ट्रेलिया हुआ, इन्होंने देखा कि जापान की शक्ति बढ़ रही है। और चूँकि जापान के साथ लगभग भारत जो साथ दे रहा था जापान के लिए, तो जापान की जैसे उन्होंने देखा कि जापान की शक्ति बढ़ रही है, तो इन तीनों देशों का ध्यान भारत की ओर गया। इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मांग उठानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि भारत को ब्रिटेन से अब आज़ाद हो जाना चाहिए। अब इस मांग को देखते जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उनके अब मन में ख्याल आ गया कि हम अब ज़्यादा दिन तक भारत को गुलाम नहीं रख सकते, अब भारत को हम जल्द ही आज़ाद करना होगा भारत को। तो इन्होंने अपने युद्ध मंत्री थे जो स्टेफर्ड क्रिस थे, ये युद्ध मंत्री थे। इनको इन्होंने भारत भेजा कि जाओ आप भारत में मिले, भारत में जाकर संविधान के बारे में, संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा कर पाओ कि आखिर उन्हें संविधान कैसे बनाना है उसके बारे में। ये 23 मार्च 1942 को भारत आए और उन्होंने 30 मार्च 1942 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मीटिंग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जैसे उन्होंने मीटिंग की तो उसमें इन्होंने कहा कि देखो, हम तुम्हारे संविधान सभा के गठन की जो मांग कर रहे हैं हम उसको पूरा कर देंगे, लेकिन अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तो इसके बाद हम इसके बारे में विचार करेंगे। तो जैसे ही बात विचार की आई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इन दोनों के अलग अलग ही कारण थे। मुस्लिम लीग ने अलग कारण से विरोध किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अलग कारण से विरोध किया। मुस्लिम लीग ने जो विरोध किया इसका कारण ये था कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत के दो हिस्से हो जाए, जिसमें एक पाकिस्तान और एक भारत। जबकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है INC, इसका विरोध का कारण ये था कि क्रिप्स जो प्रस्ताव आया था इसमें इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये हमारे जो देश को बांटने के काम कर रहा है। इस वजह से इन दोनों ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। फिर इस प्रस्ताव के बाद अगस्त 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन अगस्त नहीं, मार्च में, अगस्त गलत से बोला गया, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें पहला सदस्य थे हमारे स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरे सदस्य थे A.V. अलेक्जेंडर। और तीसरे थे हमारे जो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण थे, वे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। जो तीसरे सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये तीनों सदस्य भारत आए कैबिनेट मिशन के रूप में। ये लिख देता हूं मैं, कैबिनेट मिशन के रूप में। वर्तमान में कैबिनेट मिशन के रूप में ही जब भारत में आई है तो
जो वर्तमान का संविधान बना कैबिनेट मिशन के द्वारा ही बना। तो यहाँ कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया और इसकी प्रक्रिया चालू कर दी गई। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार कि संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए, तो इन्होंने कुछ सुझाव दिए कि आखिर संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए। तो कैबिनेट मिशन में हम लिखते हैं कि संविधान सभा में आखिर कितने सदस्य होने चाहिए। तो इसमें सदस्यों की संख्या सुझाई गई 389। इसमें 389 सदस्य बताए गए। आखिर 389 सदस्य इसमें कैबिनेट मिशन के द्वारा होने चाहिए। दूसरी बात आती है आखिर 389 का आंकड़ा आया कहाँ से। 389 सदस्य तो होने चाहिए, लेकिन बात आई कि ये 389 सदस्य आखिर क्यों। 300 की जगह 400 भी हो सके थे, 400 नहीं 450, 300, 250 कुछ तो होते हैं, लेकिन 89 390 क्यों नहीं हुई। तो कैबिनेट मिशन ने बताया कि जितने भी हमारे जो देश में है जनसंख्या, हमारे देश की जो जनसंख्या है, उस टाइम देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। वो 40 करोड़ में उन्होंने बताया कि एक प्रतिनिधि यानी कि एक सदस्य का जो चुनाव होगा प्रत्येक 10 लाख पर होगा। जो प्रतिनिधि का जो चुनाव होगा वो 10 लाख लोगों पर एक का होगा। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या में से केवल एक ही प्रतिनिधि आएगा। यहाँ से इसका 389 का आंकड़ा आया। अब 389 में कौन कितने हो गए मैं बता देता हूँ। 296 जो थे सदस्य ये ब्रिटिश प्रांत से आने थे, ब्रिटिश प्रांत। और जो 93 थे 93 सदस्य ये देशी रियासतों से आने थे, देशी रियासतों से। ब्रिटिश प्रांत में भी कुछ ऐसे थे कि 292 प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, जहाँ से प्रत्येक में से एक सदस्य आने थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्र भी मैं उनका नाम लिख देता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इसमें पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर, मारवाड़। तीसरा था कुर्ग जो फिलहाल कर्नाटक में है, कुर्ग। चौथा था हमारा बलूचिस्तान। ये 4 इनमें से केवल एक ही आना था। बाकी 292 हमारे ब्रिटिश प्रांत से आने थे, 93 हमारे देशी रियासतों से आने थे। चेक कर लीजिए पहले जोड़ के, ठीक है क्या ये? बिल्कुल ठीक। इसके बाद जैसे ही हमारा ये सदस्य चुने गए तो इन सदस्यों में से अब पहले जो बैठक हुई, चलो मैं बाद में बताता हूँ कब हुई। इन सदस्यों का जो चुनाव हुआ जुलाई या अगस्त में हुआ 1946 में, जिसमें से 208 इनका मैं लिख देता हूँ चुनाव जुलाई अगस्त में हुआ, जुलाई अगस्त 1940। ठीक है ना। जैसे इनका चुनाव हुआ, इस चुनाव के तुरंत बाद अब पहली बैठक हुई। पहली बैठक कब हुई इसके बारे में आप बता सकते हो? यदि आपको पता हो तो आप कमेंट में लिख के बताइए। जो पहली बैठक हुई ये हुई 9 दिसंबर
1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष। अब जैसे कि तुम्हें पता है, नाम तो पता ही होगा तुम्हें, क्या है उनका? डॉक्टर सच्चिदानंद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और साथ ही एक उपाध्यक्ष बनाई गई, H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। अब क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? तो जानने वाली बात यह है, इनको अस्थायी सदस्य इसलिए अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि ये पूरी संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग यानी कि वरिष्ठ नागरिक थे, यानी कि इनके बुजुर्ग या वरिष्ठता के आधार पर इनको अस्थायी सदस्य बनाया गया। ये फ्रांसीसी जो पद्धति है उसके आधार पर बनाया गया था। मैं लिख देता हूँ, फ्रांसीसी पद्धति के आधार पर इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 में ही स्थायी सदस्य बनाए गए। स्थायी सदस्य नहीं, स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? क्या नाम बता सकते हो तुम मुझे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अभी जो मैं एक बार बोर्ड को सफा कर दो, आप ये उतार लीजिए एक बार। जैसे कि हमने जाना कि 11 दिसंबर 1946 को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, और 13 दिसंबर 1946 को एक महत्वपूर्ण काम हुआ। 13 दिसंबर 1946 को क्या आप बता सकते क्या हुआ? वह काम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। मैं लिख भी देता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में लिख दीजिए। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया। जो आज के हम अपने संविधान की प्रस्तावना देखते हैं, वो प्रस्तावना का जो भाग है वो उद्देश्य प्रस्ताव ही है। उद्देश्य प्रस्ताव का ही कुछ संशोधन रूप हमारी प्रस्तावना जो वर्तमान की है। ये उद्देश्य प्रस्ताव तत्काल तो पारित नहीं हो पाया, लेकिन यह 22 जनवरी 1947 को
सभा द्वारा पारित कर दिया गया। पारित कर दिया गया। यह है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया और 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। अब संविधान का गठन हो चुका, सब चीज़ हो चुकी, अध्यक्ष भी हो चुका, प्रस्तावना के लिए प्रस्ताव भी आ चुका, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव। अब बात आती है संविधान का स्वरूप तैयार करने की। आखिर संविधान का प्रारूप कैसे होगा? तो संविधान के प्रारूप के लिए जो सबसे पहले जो संविधान का प्रारूप बनाया वे थे BN राव। उन्होंने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रारूप बनाया। मैं लिख देता हूँ। संविधान का प्रारूप। जो संविधान का प्रारूप है वे हमें BN राव, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। BN राव ने अक्टूबर 1947 में ये प्रस्ताव मतलब पेश किया संविधान सभा के सामने। संविधान सभा के सामने जैसे ही प्रस्ताव पास आया तो इसको देखने के लिए एक प्रारूप समिति पहले ही गठित कर दी गई थी, जिसके अध्यक्ष हमारे जाने माने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मैं लिख देता हूँ। इस प्रारूप समिति को इस संविधान के प्रारूप को जांचने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये गठन कब हुआ? ये गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। इस समिति में 7 सदस्य थे। यानी कि मैं बात करूं इस समिति में सदस्य कितने थे, तो 7 सदस्य थे। 7 सदस्य होने के बाद इस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ये समिति के अध्यक्ष थे। समिति में 7 सदस्य थे। यदि आप चाहो तो उनका नाम नोट कर लेना। मैं लिख रहा हूँ डॉक्टर BR अंबेडकर, दूसरे सदस्य थे सैयद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। तीसरे सदस्य थे DP खेतान, DP खेतान। लेकिन इनकी मृत्यु होने के पश्चात इनका जो स्थान ले लिया था वो T कृष्णमाचारी ने ले लिया था। कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी। चौथे थे N माधवराव। पांचवें गोपाल अयंगर। छठे थे अल्लादी
कृष्णा स्वामी अय्यर। और 7वें थे KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ये 7 सदस्य थे जिसमें हमारे BR अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का जो संविधान का जो प्रारूप है, इसको जांचने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जो पहले किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, जिसमें 7 सदस्य थे। ये थी हमारे संविधान सभा के प्रारूप की थोड़ी सी बात। इसके बाद अब कुछ मैं तुम्हें फैक्ट बता देता हूँ। फैक्ट, जैसे कि हमारे संविधान का नाम कैसे पड़ा, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, हमारे संविधान का नाम कैसे, मतलब कि हमारे संविधान का उल्लेख कहाँ है। हमारे संविधान का उल्लेख अनुच्छेद 393 में है, जिसमें कहा गया है भारत का संविधान ये बात नोट कर लीजिएगा। दूसरा फैक्ट मैं लिख रहा हूं, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, यानी कि मैं लिख देता हूं संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी। तो इसका आंसर कहीं कहीं 9 भी है, कहीं कहीं 15 भी है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तब उसमें केवल 9 महिलाएं थी, लेकिन अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी तब उसमें टोटल 15 महिलाएं हो गई थी। ये थोड़े से फैक्ट है, आपको याद करने होंगे। हमारा जो संविधान कब अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत की तिथि क्या है, अंगीकृत की तिथि 26 नवंबर 1949। इस तिथि को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। इसके बारे में कुछ और बात बता दूं मैं तुम्हें अंगीकृत के बारे में। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियों पर, संविधान की कितनी प्रतियों पर, 3 प्रतियों पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये भी फैक्ट याद रखना है। संविधान की 3 प्रतियों पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अंगीकृत की तिथि 26 नवंबर 1949 है। 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हुई थी, जिस पर 3 प्रतियां थी, उन पर 284 सदस्यों ने अपने सिग्नेचर किए थे। इसके बाद और फैक्ट देखते हैं। आखिर 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। इसका मुझे आंसर कमेंट में चाहिए। चलो, ये तो बात थी कुछ। अब क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो चुका था, लेकिन इससे पहले भी क्योंकि संविधान सभा हमारे एक सरकार के रूप में ही कार्य कर रही थी, तो 26 नवंबर जब 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया तो 16 जो हमारे अनुच्छेद थे तुरंत प्रभाव में लागू हो गए। 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे, मैं लिख देता हूँ। जो
26 नवंबर 1949 को ही प्रभाव में आ गए थे। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, फिर अनुच्छेद 60, फिर अनुच्छेद 60 के बाद है 60 के बाद 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। चेक कर लीजिए कोई से छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कोई एक अनुच्छेद रह गया जो छूट गया। 5 6 7 8 379। ये अनुच्छेद थे। ये टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 16, जो 26 नवंबर 1949 को ही प्रभाव में आ गए थे। तो आज हमने बात की थोड़ी सी अपनी संविधान सभा के बारे में, आखिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको नोट्स में लिख कर दे दूंगा। आप केवल इतना ही याद रखिए। ये कुछ फैक्ट है, इनको आपको याद रखना होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको नोट्स कैसे मिलेंगे? तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ टेलीग्राम की आपको लिंक दिखाई देगी। आपको लिंक पर क्लिक करके लिंक पर जाना है और टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। अब आपको जो आज हमने लेक्चर लिया है, इसकी जो फाइल का जो नाम मिलेगा, पहले आपको लिखना है पॉलिटी और क्लास 2, कुछ ऐसे करके नाम उसका मिलेगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, PKPSTRG एकेडमी नाम से इसका टेलीग्राम ग्रुप है। वहीं आपको इसकी बिल्कुल PDF मिलेगी, हाथ से लिखी हुई। तो आज के साथ हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि कुछ फैक्ट छूट गए हो या कुछ बात बतानी रह गई हो तो मैं आने वाली वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मैं अभी YouTube पर नया हूँ पढ़ाने के लिए, तो कुछ मुझे हेजिटेशन हो रही है पढ़ाने में। लेकिन यदि आपका साथ और आप मुझे प्रोत्साहित करते रहे वीडियो लाइक करके, तो मैं अपनी ये हेजिटेशन भी एक ना एक दिन समाप्त कर दूंगा। आपका साथ मुझे चाहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। जय हिंद, जय भारत।